हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्क में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। शुरू करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ जो इस टॉपिक पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो अलग अलग रिवेन्यू सेटलमेंट्स जो आए थे कॉलोनियल इंडिया में, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े आपको वो बताना है। यानी कि औपनिवेशिक भारत में विभिन्न राजस्व बंदोबस्त के प्रभाव की आपको समीक्षा करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट रिवेन्यू सेटलमेंट पूछा है। तो यहाँ पे आपको रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये तीनों लिखने हैं थोड़े थोड़े से। नेक्स्ट हम देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम पर बना रही हूँ। महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट पर मैंने दूसरे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको बताना है मुनरो जब मद्रास के प्रोविंस में रैयतवाड़ी सिस्टम को लगाते हैं, आपको उसी चीज़ की यहाँ पर विवेचना करनी है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है रैयतवाड़ी सिस्टम पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इग्नू में भी आ रहा है ये और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। रैयतवाड़ी जो है सिस्टम, ये एक फील्ड असेसमेंट सिस्टम था। मतलब कि आपकी खेती की भूमि कैसी है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितनी रेवेन्यू देनी है। जैसी आपकी ज़मीन वैसा आपको देना होगा रेवेन्यू। थॉमस मुनरो एंड रीड, दो ऑफिसर थे ये लोग। इन दोनों को इस तरह से रेवेन्यू को फिक्स करना था कि जो कर का बोझ है, यानी कि जो टैक्स का बर्डन है, वो सब पर इक्वली पड़े। क्योंकि अगर किसी ज़मीन पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उस ज़मीन पर कोई खेती नहीं करेगा, है ना। कोई क्यों ऐसी ज़मीन पे खेती करेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। कोई भी चाहेगा जहाँ कम देना पड़े मैं वहाँ खेती करूँ ताकि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मुनरो एंड रीड पहले प्रॉपर सर्वे करते हैं और सर्वे के दौरान वो दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि उस ज़मीन की मिट्टी कैसी है, और दूसरा वो ज़मीन का एरिया कितना बड़ा है ना, वो कितना बड़ा है वो फील्ड। इन दो बातों का ध्यान रखते हैं। पर एक्चुअली ये सब बातें जो थी दोस्तों बिल्कुल थियोरेटिकली थी, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। अब इंडिया इतना बड़ा है, इतनी सारी ज़मीनों पर सर्वे मतलब कैसे पॉसिबल है ना, पॉसिबल नहीं था। तो अंदाज से ही टैक्स फिक्स कर दिया गया और ये टैक्सेस इतनी ज़्यादा फिक्स की गई कि मतलब पूरा मार पिटाई करके इसे वसूला जाता था। और बहुत टाइम्स तो फार्मर दे ही नहीं पाते थे तो उस केस में वो भाग जाते थे। अब उनकी उतनी उपज ही नहीं हो रही है तो वो इतना टैक्स कहाँ से देंगे, और कुछ ने अगर दे भी दिया तो वो खाएंगे क्या। कुछ पास में बचेगा तभी तो वो कुछ खाएंगे ना, उनके लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा। इस केस में वो भाग भी जाते थे। फ्रेंड, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री के लगभग सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ हम आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हिट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन। अब हम देखते हैं मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम का रिजल्ट कैसा रहा। तो जो मुनरो जी हैं वो गवर्नर बनाए जाते हैं मद्रास के। अब उन्होंने ही ये रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो अपनी बड़ाई हाँकते हुए मुनरो जी कहते हैं, भाई ये सबसे बेस्ट लैंड टैक्स है एंड भारत की कंडीशन पर तो ये सबसे अच्छा सूट करता है, ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है। एंड एक्चुअली में दोस्तों इस रेवेन्यू व्यवस्था से अब तक का, है ना, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अमाउंट में टैक्स कलेक्ट हो रहा था। क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, बीच में कोई ज़मींदार चौधरी कुछ नहीं थे। सरकार जो थी वो भूमि पर टैक्स फिक्स कर देती थी और जो भी उस पर्टिकुलर भूमि पे खेती करेगा वो उतना टैक्स सीधे स्टेट को भरेगा। तो बीच में तो कोई है ही नहीं, किसी को टैक्स देना नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे बच रहे हैं गवर्नमेंट के पास। अब देखते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम की थ्योरी क्या थी और क्या वैसे हो क्या रहा था। ठीक है, थ्योरी क्या थी और क्या हो रहा था वो दोनों देखते हैं। मुनरो ने जो रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो एक फील्ड असेसमेंट था। ठीक है, यानी कि जो खेत कैसा है उस पर डिपेंड करेगा आपका टैक्स।
जो कल्टीवेटर है यानी जो खेती करने वाला है वो बिल्कुल फ्री था। उसका मन, उसकी चॉइस, उसको जिस खेत पे मन करेगा खेती करने का वो उस पे करेगा, नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, सब कुछ उसके मन पे है। पर मुनरो के इस सिस्टम को सही से लागू करने के लिए खेती का खेतों का जो है वो प्रॉपर मेजरमेंट ज़रूरी था, मिट्टी की कैसी क्वालिटी है ये जानना ज़रूरी था, सब कुछ का मतलब मूल्यांकन होना चाहिए था, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। पहले तो ये सिस्टम गवर्नमेंट को बहुत पसंद आया क्योंकि अच्छा टैक्स आ रहा था, बीच में कोई ज़मींदार वगैरह था नहीं। इसी खुशी में 1820 के बाद इस सिस्टम को और भी कई जगहों पर लगा दिया गया जहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया गया था। मतलब कौन कितना टैक्स पहले देता आया है उस बेसिस पर ही मनचाहा टैक्स फिक्स कर दिया गया, कोई सर्वे नहीं कराया गया। थ्योरेटिकली ये कहा गया था कि जो रैयत होता है ना, जो खेती करेगा रैयत, उसके मन किया तो वो खेती करेगा, खेत को जोतेगा, नहीं मन किया तो वो नहीं जोतेगा। पर अब ऐसा नहीं हो रहा था, कल्टीवेटर से जबरन खेती कराई गई। जैसे कोई ज़मीन पर आपको 10 रुपए की अर्निंग है और सरकार आपसे 9 रुपये टैक्स मांग रही है, तो भाई जो 1 रुपये बचेगा उसमें किसान क्या करेगा? तो उसने उस खेत पर खेती नहीं करने की सोची। पर अब सरकार ज़बरदस्ती खेती करवाने लगी और सबसे मार पिटाई करके टैक्स भी वसूल करने लगी। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस नोट्स, सो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे लिए भी आप कुछ कमेंट कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। आई रियली एन्जॉय इट। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल इकोनॉमी पे क्वेश्चन अगर आता है, ऑब्वियसली आता ही है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है लैंड टैक्स पे। सो हम आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था उसको बॉम्बे में भी लगाया जाता है और यहाँ पर प्रिंगल नाम के ऑफिसर के अंडर जो लैंड था उसका मेजरमेंट हुआ है ना, क्लासिफिकेशन हुआ कि कैसी कैसी ज़मीन है। एंड ये सर्वे जो था दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ रेंट पर बेस्ड था। और थ्योरी ऑफ रेंट जो है ये किसने दिया था, ये किसकी थ्योरी थी? तो ये थ्योरी थी एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था रिकार्डो, उनकी थ्योरी पर बेस्ड थी थ्योरी ऑफ रेंट। इसी के हिसाब से यहाँ पे सर्वे किया गया बॉम्बे में। पर ये थ्योरी इंडिया के कंडीशन पर सूट नहीं करती थी, फिर भी यहाँ लगा दिया गया। एंड प्रिंगल साहब के कैलकुलेशन में इतनी गलतियाँ थी जिसके कि मतलब क्या ही कहने, है ना। इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इतना कैलकुलेशन किया, उसके बावजूद टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि जब उतना वसूल करने की कोशिश की गई तो किसान तो भाग खड़े हुए। यानी अब वो 10 रुपये कमा रहे थे एंड प्रिंगल साहब के अकॉर्डिंग वो 11 रुपये टैक्स भरेंगे, तो भाई वो कहाँ से भरेंगे? तो भागने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है उनके पास, तो भाग जाया करते थे। ठीक है, सो प्रिंगल साहब थोड़ा अच्छा सा कैलकुलेशन आप कर लेते। बताइए, इतनी गलतियाँ करा दी आपने। सो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इस सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफ़ेक्ट्स थे। ये सिस्टम इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, पर मद्रास और बॉम्बे में मतलब ये टैक्स लगने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफ़ेक्ट हुआ, हम वो देखेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए, चाइना एंड जापान, यूरोप, मॉडर्न वेज, अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज, सभी के नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। एंड कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं दे दूँगी। सो हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं दोस्तों इस सिस्टम के। सो टैक्स इतना ज़्यादा इम्पोज किया कि कुछ पीजेंट्स ने तो ग्लैडली छोड़ दिया, है ना, कि ना भाई हम इस खेत पर खेती करने का हमको कोई मन नहीं है ना, हमें कोई शौक़ नहीं है, हम खेती नहीं कर रहे हैं। पर उनसे बाद में दोस्तों जबरन खेती करवाई गई। सेकंड है इसका इफेक्ट कि कोई रैयत कितनी ज़मीन पर खेती कर सकता है, इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं था, है ना। जो जितना सक्षम है वो उतना ज़मीन पर खेती कर सकता था। सो इसलिए क्या हुआ कि रैयत टू रैयत जो है ना, उनके स्टेटस में भी डिफरेंस आने लगा। कोई रैयत ऊंचा हो गया, कोई नीचा हो गया। ठीक है, और पहले जब पीजेंट्स मनी लैंडर्स यानी कि जो ब्याज पे पैसे उधार देते थे उन्हें मनी लैंडर्स कहते हैं, तो पहले जब पीजेंट्स मनी लैंडर से पैसे लेते थे और जब वो चुका नहीं पाते थे तो उनकी ज़मीन जो है ये मनी लैंडर्स ले लिया करते थे। यही होता था ना, हमने पुराने मूवीज़ में भी आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे होते थे।
पर अब मनी लैंडर्स को ज़मीन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, क्योंकि मनी लैंडर्स ज़मीन पर कब्जा करेंगे तो उतना ही हाई टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। तो मनी लैंडर्स को ज़मीन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। पर बाद में इस सिस्टम में सुधार लाया गया, जिसके बाद टैक्स का बहुत कुछ कम हुआ और ज़मीन का एक सेलेबल वैल्यू लगाया गया। अब सब टैक्स में नहीं देना, जिसकी ज़मीन है उसके लिए भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत छोड़ा गया है ना। अब तो थोड़ा बर्डन कम कर दिया गया, तो मनी लैंडर्स फिर से एक्टिव हो गए, क्योंकि वो तो इसी फिराक में बैठे थे। उनको तो ज़मीन से प्यार ही था, उनको तो ज़मीन ही चाहिए होता था, कब किससे कैसे छीन लें। तो उन्होंने अपना पुराना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है ना। ज़्यादा ब्याज पे पैसे तो दे ही रहे थे, ना चुका पाने पर ज़मीन छीन ली। और इसकी वजह से 1875 में बॉम्बे में काफ़ी बड़ा विद्रोह भी देखा गया था। फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह और भी वीडियोस पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करें। एंड अब हम वाइंड अप करते हैं एक छोटे से कंक्लूजन के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, इफ़ आपको ये फॉर्मेट नहीं पता तो हमें कमेंट करके बताएं, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। सो कंक्लूजन देखते हैं। अब तो हमें कोई शक नहीं रह गया था कि इस सिस्टम का कितना सारा हार्मफुल इफेक्ट्स था। पीजेंट्स की हालत बद से बदतर बना दिया था इस सिस्टम ने। 1855 में मद्रास गवर्नमेंट कुछ आंकड़े दिखाती है, लाइक 4.5 मिलियन एकड़ ज़मीन पर ही खेती हो रही थी, और बाकी 18 मिलियन एकड़ ज़मीन जो थी दोस्तों वो वेस्ट पड़ी थी। मतलब 4.5 मिलियन एकड़ पे खेती हो रही है और 18 मिलियन खाली पड़ी है ना, यानी खाली पड़ी वाली ज़्यादा है। तो भाई, अब ख़राब ज़मीन पर भी दुनिया भर का टैक्स लगाओगे तो लोग क्या करेंगे? छोड़ ही देंगे ना, खेती नहीं करेंगे। तो छोड़ दिया 18 मिलियन एकड़ ज़मीन, नहीं करनी खेती उन्हें। और ज़मीन की जो खरीद और बिक्री में भी इस हैवी टैक्स का प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो ज़मीन खरीदेगा अब वो उतना ज़्यादा टैक्स भरेगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसलिए कोई ज़मीन भी नहीं खरीद रहा था, लैंड मार्केट पर डाउन हो गया था। सो रैयतवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया एक लैंड रिवेन्यू टैक्स था, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वसूली की जा सके, यही उनका एम था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।